क्या है कि जो सुनील भाई आपको बता रहे थे और जिस पे चर्चा है, जिसका आज का जो मकसद है, यहाँ जो 3 दिन का ये ट्रेनिंग सेशन है, ये अपना मकसद तब पूरा करेगा या हम लोगों का, आप लोगों का मकसद तब पूरा होगा यहाँ आने का जब आप तीसरे दिन इतने कॉन्फिडेंट हों कि जो विरोधी लोग हैं, विरोधी लोग कौन है जिनके खिलाफ अपन लड़ रहे हैं, कौन लोग हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग कौन है? जिसने जीना मुश्किल कर रखा है, वो कौन है? सारी तो पॉलिटिकल पार्टी जिसमें शामिल हैं, सारे एनजीओ जिसमें शामिल हैं, सारे संगठन ऐसे बना दिए इन लोगों ने कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहे थे, वो आपके खिलाफ काम कर रहे थे। यहां तक कि आरडब्ल्यूओ में भी पॉलिटिकल आदमियों ने अपने लोग घुसा दिए, खाप पंचायतों में अपने आदमी घुसा दिए, दूसरे सामाजिक पंचायतों में भी अपने लोग घुसा दिए और वहां से राजनीति होने लग गई। जहां समाज का काम होने लगा था वहां वो लोग सत्ता के लिए काम करने लग गए। राजनीति करना तो खैर बुरी बात नहीं होती, लेकिन वो राजनीति का मतलब ये होता है कि वो वहां पर केवल और केवल सत्ता हथियाने के लिए, मतलब आपकी बात करने के लिए उनका कोई मकसद नजर नहीं आता। जब वो आपके सामने आएंगे तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। ये पूछ सकते हैं कि आपका जनता सरकार मोर्चा क्या है, वो ये पूछ सकते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम मानवता के खिलाफ हैं, वो ये कह सकते हैं कि आप कैसे मानवता के पक्ष में हैं, फिर वो ये पूछ सकते हैं कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कहते हो कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सारी मिली हुई हैं, तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव है? क्योंकि यदि आप एक मानकर चलिए अपनी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की बिल्कुल नहीं है, हमको किसी पार्टी से, किसी सरकार से लेना देना नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था की है, व्यवस्था के परिवर्तन की है। व्यवस्था के परिवर्तन का मतलब यह है कि अगर किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और वहां का बैंक किसी किसान को लोन देता है तो 70,000 रुपए के अंदर उसका 1 एकड़ जमीन को उन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर गिरवी रख लिया। यह काम कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही है, यह पंजाब की सरकार में भी यही हो रहा है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और यह हरियाणा में भी यही हो रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है, और ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है जहां पहले उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना की थी और अब ये है, और यही तमिलनाडु में हो रहा है जहां ममता बनर्जी की है, और यही नागालैंड में हो रहा है, यही हिमाचल में हो रहा है, यही सिक्किम में हो रहा है, यही गोवा में हो रहा है। जिस स्टेट में आप चले जाओगे, पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी सरकार हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, यही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कल को यदि आप लोग और हम लोग भी पॉलिटिकल पार्टी बना करके चलते हैं तो व्यवस्था ऐसी है कि आपको भी वही करना पड़ेगा। देखो कमाल की बात, यानी कि क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है, वो कल को जब इस जनता सरकार मोर्चा के 2-4 चेहरे जब चमकने लगेंगे तो आपके सामने आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी एक लाइन बोलेगा, देख लेना ये भी केजरीवाल की तरह करेगा। ये नया केजरीवाल है, मतलब केजरीवाल का नाम धोखा रख दिया लोगों ने कि ये आदमी आया था उस व्यवस्था के खिलाफत करने के लिए और उसी व्यवस्था का हिस्सा बन करके रह गया। क्योंकि व्यवस्था ही उन्होंने ऐसी बनाई है पॉलिटिकल पार्टी की कि आपकी सरकार चलने के ये नियम हैं, उसमें यदि आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो आपका काम कैसे, देखिए मैं आपको कमाल का खेल दिखाता हूं कैसे हुआ ये सब कुछ। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसी टाइम पे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी। 49 डेज चली थी वो सरकार, बाद में फिर उसके गिरने के बाद में फिर 15 में ये बनी थी, फरवरी 2015 में ये वाली बनी। उसी टाइम दूसरे स्टेट्स में भी बनी थी कांग्रेस की, किसी ना किसी स्टेट में। उस वक्त किसी आदमी ने वैसे ही कोर्ट में एक केस किया, जैसे जूही चावला ने 5G के खिलाफ किया।
कोएलिशन में बोलते हैं इसको, कि सरकार के साथ मिलकर 5G कंपनियों ने पैसा दिया जूही चावला को। जूही चावला बताएगी कि ये जूही चावला ने अपने केस में किसी भी कोर्ट के अंदर ये नहीं बताया कि 5G के असलियत में तुम क्या कहना चाहती हो, इसके क्या नुकसान है। बस कह दिया कि ये 5G के टावर्स ऐसे लगने चाहिए। कोर्ट में केस गया, कोर्ट कहती है ये क्या ड्रामा चल रहा है, मतलब कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर और तुम अपील कर रहे हो बिना मतलब के 5G के टावर नहीं लगने चाहिए। 25 लाख का जुर्माना ठोक दिया उसको। 25 लाख उसने कौन सा जेब से दिए हैं? जिस पार्टी ने उसको बोला है, मतलब जो कंपनियां हैं 5G की कंपनियां, जिसने भी 5G के टावर लगाने हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल रिलायंस का है, वो कंपनी ने पैसा दिया उसको 25 लाख रुपया कि तू टेंशन मत ले, जितना कोर्ट फाइन लगाएगी हम देंगे, और चाहिएगा और देंगे। लेकिन पब्लिक के अंदर यह मैसेज जाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस केस में इसके खिलाफ खड़ा होगा उसका यह हश्र होगा। वो ये एग्जाम्पल हम लोगों को अंदर करके किया, हम जैसे लोग जो भी बोलता रहा उसी को अंदर कर दिया, तो पड़ोसी लोग डरने लग गए कि देखो जैसे इसको जेल हुई, जैसे इसको जेल हुई तुमको भी हो जाएगी, तो तुम भी मत बोलो। फिर हम लोगों को हमारा फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देना, यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर देना, मोनेटाइजेशन हटा देना, आपका जानबूझ के स्ट्राइक लगाना कि आप 1 हफ्ते तक पोस्ट नहीं कर सकते, आप 15 दिन तक नहीं कर सकते, आप 1 महीने तक आदमी की जबान को चुप कर देना। वैसा ही एक केस हुआ सरकारों के साथ मिलकर के। बंदे ने कहा कि ये रोज रोज अलग अलग मंत्रियों के पोस्टर छपते हैं और ये पोस्टर छप के लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं, तो किसी भी सरकार के अंदर किसी भी मंत्री का फोटो एडवर्टाइजमेंट पे नहीं लगना चाहिए। भाई हेल्थ मिनिस्टर का फोटो नहीं लगना चाहिए, बस मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर वो कहने लगे कि अगर दूरसंचार मंत्रालय है तो दूरसंचार की मिनिस्ट्री आनी चाहिए, सिर्फ इतना लिखा आना चाहिए, क्योंकि वो सरकार है, वो व्यक्ति सरकार नहीं है। भाई जायज सवाल है, गलत तो नहीं है ना, जायज सवाल है। पानी देना। तो कोर्ट में हियरिंग होती है, सरकार अपना पक्ष रखती है, तो सरकार कहती है कोई ना कोई तो होगा जिसका हमने जो रिप्रेजेंट करता है सरकार को। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि केवल देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो आएगा और किसी का नहीं आएगा। तो उसके बाद 2015 के बाद से किसी भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मुख्यमंत्री के अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई नेता का या सरकार के किसी मंत्री का नाम नहीं आता। आज आपके छोटे बच्चे जिनको हम लोग, जब हम छोटे होते थे ना, हम लोग पूरा मंत्रिमंडल याद किया करते थे। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है कि नहीं, होम मिनिस्टर कौन, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन, स्टेट का कौन, सेंटर का कौन, सब याद किया करते थे कि कम से कम अपने स्टेट और अपने मतलब सेंटर की तो सरकार, यूनियन की सरकार का तो हमको मालूम होना ही चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने कभी विदेश दौरे पर विदेश मंत्री को जाते नहीं देखा होगा, खेती पर खेती के मंत्री को बोलते देखा नहीं होगा, हेल्थ पर हेल्थ मिनिस्टर को बोलते नहीं देखा होगा। हेल्थ पर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोलेगा, एग्रीकल्चर पर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही बोलेगा, और जितने मुद्दे हैं सब पर सिर्फ एक आदमी बोलेगा, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री या इस देश का प्रधानमंत्री। क्या यह इत्तेफाक है? नहीं भाई साहब, इत्तेफाक नहीं है, इट्स ऑल प्लान्ड। और इसका शुरुआत हुई 2011-12 में, जब करिश्माई पॉलिटिक्स को इन लोगों ने हाईलाइट करना शुरू किया। करिश्माई पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं कि एक चेहरे को इतना चमका दो ऐसा लगे कि उसी का करिश्मा चल रहा है। पार्टी के हेड के तौर पर भी वही है, प्रदेश की सरकार का भी वही वो लोग है, और देश के अंदर सेंटर में भी वही है। वो एक ही व्यक्ति होगा पूरी पार्टी के अंदर। तो जो एलिट्स हैं, ग्लोबल एलिट्स हैं, जो दुनिया में अमीर लोग बैठे हैं, उनके लिए आपको आपके नेता को कंट्रोल करना आसान है। एक तो पूरा मंत्रिमंडल मैनेज करना पड़े,
उसके लिए लॉबिंग करनी पड़े, उसके लिए पूरा खेल बिछाना पड़े। लॉ मिनिस्टर रूस गया तो उसके पीछे भागो, वो रूस गया उसके पीछे भागो, इस चक्कर से पीछा छुड़ा दो ना। सरकार का नाम एक ही आदमी कर दो, बात खत्म। उसे एक आदमी को मैनेज करो, छुट्टी। डराओ, धमकाओ, प्यार से मनाओ, पैसे दे के मनाओ, लालच दे के मनाओ, सीडी बना के मनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन वो बोलेगा नहीं। उसका अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई होती है तो पूरी बीजेपी बदनाम होती है, तो प्रधानमंत्री बदनाम होता है, तो ग्लोबल एलिट्स ने न्यूज चैनल्स को बोल दिया कि ये आदमी अंदर नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलेगा। आप क्या चाहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, समझ गए ना। ये करिश्माई पॉलिटिक्स क्यों बनाई, इसीलिए इन्होंने क्या सोचा, इसीलिए ये लोग कंफ्यूजन में हैं। अभी आपके हमारे लिए बड़े कंफ्यूजन में हैं। इनको यही समझ में आता नहीं कि जनता सरकार मोर्चा है किसका, है ना। वो थोड़ा सा हमारे केस में थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा ज्यादा घूम रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा वीडियो आ जाती है, तो वो थोड़ा ज्यादा दिखता है उनको। लेकिन मैं कहता हूं मैं तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो रोल ही नहीं। मैं ना खजांची, मैं ना प्रधान, ना मेरा कोई देना देना नहीं निका, ऐसा वो पता नहीं कौन है। हमारा यही तो है ना कि जनता ही सरकार है। इसलिए इनको यह लग रहा है कि ये एक नया ग्रुप आया है जिसको किसी तरह से इसका एक चेहरा बना दो, आसान हो जाएगा। हम ये बनने नहीं देंगे, हैं? हम इसमें क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम इतने लीडर खड़े कर देंगे। भाई अगर लोग बात मान लो, सुन लो, एक छोटी सी बात है, इन्होंने बना दिया चेहरा कि अपन देवेंद्र बलारा को चेहरा बना देंगे जनता सरकार मोर्चा का, तो देवेंद्र बलारा न्यू कह देगा कि मैं तो हुई नहीं है प्रधान तुम्हारे, हमारा कुछ है ही नहीं। लेकिन किसको बनाए, वो आदमी भी तो फिर ट्रेंड होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों में मैनेजमेंट कैसे होती है, इलेक्शन में खड़ा कैसे किया जाता है, इलेक्शन में बिठाया कैसे जाता है, पैसे दे के इलेक्शन लड़वाए जाते हैं, मालूम है आपको कैसे। मैं आपको बताता हूं, मैं किसी सीट का नाम नहीं बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड जानबूझ के, जब अंदर बैठोगे सारी बात बता दूंगा। 2015 में मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था मैंने देशभक्ति की भावना में आकर, सच्ची बताऊं 2011 में रामदेव वाले आंदोलन में पूरा दिलो जान से लगे, फिर उसके बाद निर्भया कांड में अरविंद केजरीवाल के साथ लगे। राजनीति के मामले में लगभग बच्चे ही थे हम लोग, हमको नहीं समझ में आता था कि क्या खेल चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद जब आंदोलन में हिस्सा लेने, जब रामलीला मैदान पर परमानेंट बैठना शुरू किया तो समझ में आने लगा खेल, क्योंकि हम लोग दरी बिछाने वालों में थे, बिल्कुल आखिरी शुरुआत वाली दरी भी। जैसे अभी आजकल सोमदेव भाई लगे हुए हैं यहाँ का जो काम करने में, अनुजर लगे हुए हैं ना, अपन उस कैटेगरी में थे कि बस भाग भाग के सारा काम, मतलब अनुमान थे हम बेसिकली। तो अनुमान थे तो बैठ के अंदर बैठते जब, तो चर्चा भी होती, कभी मनीष के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ होती, कभी अरविंद के साथ भी होती, कभी कुमार के साथ भी बैठे, तो ऐसे करके चर्चाएं होती। बल्कि हमारे को मनीष सिसोदिया कई बार धमका दिया करता कि तुम फोटो खिंचाने वालों में से हो क्या, तुम चल खिंचाते ही नहीं हम तारी गेल फोटो, छुट्टी करो। हम उस लेवल पर आ गए, करा उनके साथ में और समझना स्टार्ट किया। पता चलता है कि सारा का सारा केजरीवाल का आंदोलन बीजेपी सपोर्टेड था। यह पता कैसे चलता है, ये अब ये तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कह दे केजरीवाल आकर के गलत कह रहा हूं या कह दे आरएसएस आकर के कि गलत कह रहा हूं। खेल कैसे होता है, साउथ एक्स में अजीत डोवाल की फाउंडेशन है जिसका नाम है विवेकानंद फाउंडेशन। विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग होती है जिसमें स्वामी अग्निवेश, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल समेत बहुत सारे क्रांतिकारी सो कॉल्ड वो बुलाए जाते हैं, और जहां डिसीजन लिया जाता है कि रमन मैगसेसे अवार्ड जीता हुआ व्यक्ति उसको लीड करेगा अरविंद केजरीवाल। यह बात हमको बाद में रिसर्च में पता चलती है कि रमन मैगसेसे और नोबेल पुरस्कार जिसको मिल गया, समझो उन्हीं का आदमी है, विदेशियों का। उसको तैयार ही इसलिए करवाया जाता है। नोबेल प्राइज और रमन मैगसेसे का मतलब यह है
कि उस व्यक्ति को मैनेज करने के लिए या उसको चुप करने के लिए या उसको खरीदने के लिए या उससे रिलेशन बनाने के लिए ही ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये बाद में पता चलता, उस टाइम पे तो हमारे लिए रोमन मैग्सेसे और नोबेल बड़ा पुरस्कार था। टाइम मैगजीन में किसी की फोटो आना मतलब पूरा गेम प्लान है। न्यूयॉर्क टाइम में लिखना, अमेरिका के किसी अखबार में छपना, बड़ी खबर छपना, मतलब पूरा गेम प्लान। ये बाद में समझ में आता है, उस टाइम पे तो हम उसको बड़ा देश का गर्व का विषय मानते थे कि भारत के किसी नेता की या किसी आदमी की फोटो वहां छपी है, फोर्ब्स में छपी है, सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में छपी वहां पे। अच्छा, फिर क्या होता है कि इस पूरी प्रोसेस में अरविंद केजरीवाल को चेहरा बना दिया कि तुम ये आंदोलन लड़ोगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। कॉमनवेल्थ घोटाले के कुछ केसेस आ गए थे, कॉमनवेल्थ घोटाले के कुछ डाटा आ गया कि ये पकड़ो और तुम लोग लड़ाई करना स्टार्ट करो। अभी क्या होता है, जंतर मंतर पे बैठ के अरविंद केजरीवाल एंड टीम क्या कह रही है, भाई ये 5-7 लोगों में क्या बनेगा, 30-40 लोग तो होने चाहिए। ये उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं। मानस तो है नहीं, लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तब प्रचार नहीं करूंगा, रोहतक का एक बंदा जो अरविंद केजरीवाल की टीम का बड़ा अहम मेंबर था, अभी वो नहीं है आम आदमी पार्टी में, वो रोहतक एमडीयू से 2 बसें भर के लाया और जंतर मंतर पे आदमी इकट्ठे करे, लड़के चेले चपाटे, और फिर अखबारों में छपना स्टार्ट हुआ क्योंकि जंतर मंतर पे आ गया तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में आ गया। अब ये पूरा प्लानिंग होती है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपकी खिलाफत करेगी किसी सत्ताधारी पार्टी की, किसी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में, मतलब अगर जैसे कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है तो उसने कोई घोटाला कर दिया तो उस घोटाले पर बोलने की परमिशन बीजेपी को मिलेगी या आम आदमी पार्टी को, ये वो लोग तय करेंगे ऊपर वाले। उस पर सबको बोलने का हक नहीं है। अभी देखिए, आपके सामने एक बीमारी रही पिछले 2-3 साल, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलने की इजाजत नहीं थी, उसकी सच्चाई तो नहीं बोली, समझे ना। एक संगठन है बड़ा, राजनीतिक पार्टी भी है, वामन मेश्राम की, मूल निवासी वालों की, मूल निवासी चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। वामन मेश्राम ने अनाउंस किया कि फलानी तारीख को महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हम लोग इस पूरे के पूरे षड्यंत्र की पोल खोलेंगे, क्योंकि उसके पास कुछ क्रांतिकारी जाके उसको बताया है, धरना देंगे और इस पूरी सच्चाई को देश के सामने रखेंगे। पूरी पार्टी ने तैयारी कर दी, पूरे देश के अंदर मूल निवासी इकट्ठे होने लग गए और इस पूरे षड्यंत्र के साथ में इसके खिलाफ खड़े होने की तैयारी कर दी। और अचानक से वामन मेश्राम का बयान आ जाता है कि नहीं, अभी स्थगित कर दी गई है, बाद में देखेंगे। वो आज तक नहीं होली वाली। समझ रहे आप मेरी बात को कि किस प्रदेश में किस पार्टी का विरोध करने का परमिशन जिस पार्टी को मिलेगा वही करेगा, क्योंकि इन्होंने एक आदमी को पटाना है ना पूरी पार्टी। भाई अगर पूरी के पूरे संगठन में एक आदमी की चल रही है तो वो एक आदमी के पास में, जैसे मेरे जैसा आदमी है जिसने पूरा तंत्र देखा है, उसके पास शब्दों का जाल भी तो है। वो आज आपको इनके खिलाफ भड़का रहा है, कल को यह भी तो कह सकता है कि भाई कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे भाई मानस ने थोड़ा ज्ञान है, ठीक ही कह रहा होगा, क्योंकि हमको अपने उस पे ये भरोसा नहीं था कि हम लोग भी जो सोच रहे हैं वो सही है। और कैसे बेवकूफ बनाया देखो, जितने आर्य समाजी थे, जितने भाई राजीव दीक्षितवादी थे, जितने देशभक्ति के दम्भ भरा करते थे, 2014 में देश के नाम पर मोदी जी को फुल सपोर्ट किया। 14 से लेके 19 तक सारी सच्चाई सामने आई। 19 में भी तब तक वो लोग दूसरे लोगों को तैयार कर चुके थे, वो खुद तो पीछे हट गए और तैयार करे हुए उनके पीछे लगे रहे। ये हर साल होता है, हर 10 साल में कोई ना कोई आंदोलन के लिए तैयार होते हैं और इनको मालूम है कि हर 10 साल में एक नई जनरेशन आएगी जिसके अंदर आजादी की लड़ाई का एक मतलब जो ज्वाला है वो भभकेगी। उससे पहले आपको हर व्यक्ति को रगड़ना होगा। सरकारी कर्मचारी को अलग से रगड़ के एग्जाम्पल क्रिएट कर दो, मीडिया वालों को रगड़ के अलग कर दो, पॉलिटिकल पार्टियों वालों को अलग कर दो, कभी ईडी के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी कोई छापे के नाम पर, कभी कैसे भी करके स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अलग खत्म करो।
जिस भी टाइप से जहां से भी उठने की उम्मीद नजर आए उनको एक एक बार करके और चेक करो कि बाकी दुनिया डरी कि नहीं डरी। नहीं डरी तो एक और झटका दो किसी को लगट के, उसमें कोई बगावती हो जाता है बाई चांस, वो फिर वो चल पड़ता है, वो उनके काबू नहीं आता। तो जो मैं बात बता रहा था मैं वहीं से शुरू करता हूं। मैं काम करता हूं, मेरा तो काम आप सबको लगभग मालूम है, जो अपने जनता सरकार मोर्चा को जानते हैं, अपना काम बच्चों के दिमाग पे काम करना है। लेकिन मैं एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो मंचों के ऊपर भाषण देते हैं, ये भीड़ के दिमाग को इतना काबू कैसे कर लेते हैं कि इनके कहने से भीड़ आग भी लगा देती है, इनके कहने से दंगा भी कर देती है, इनके कहने से कुछ भी हो जाता है। ये कैसे होता है? तो मैं मास साइकोलॉजी पे काम कर रहा था, और उस मास साइकोलॉजी पे काम करने का हिस्से में ही, और फिर मैंने सोचा कि यार बिना मतलब मास साइकोलॉजी पे क्या काम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑलरेडी भीड़ होती है, तो उन लोगों से बात करके देखते हैं कि ये कैसे कैसे सोचते हैं, लोग क्या सोचकर रैलियों में आते हैं, लोग क्या देख कर आते हैं, क्या दिमाग में होता है, क्या सोच होती है, वो समझने के लिए मैं उन पार्टियों के साथ कनेक्ट होना शुरू किया। 14 का चुनाव देखा, 15 का चुनाव देखा, 2016 में पंजाब के चुनाव में जो होने लगा, आम आदमी पार्टी के साथ हम लोग कनेक्टेड रहे। 16 के चुनाव में हमने गेम प्लान समझ लिया कि सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्लानिंग क्या होती है कि आज एक सरकार है किसी पार्टी की, ये लोग कैसे पता लगाते हैं कि अगली सरकार किसकी आने वाली है। गांव में जाएंगे, चौपाल में जाएंगे, बैठकों में जाएंगे, जहां हुक्का रखा है वहां जाएंगे, जहां ताश खेलते हैं वहां जाएंगे, जहां 8-10 लोग बैठते हैं वहां जाएंगे, और वहां जाकर के चेक करेंगे, वहां चुपचाप बैठ जाएंगे पूरे दिन कौन सी बात होती है। या उनका गुर्गा जो गांव का ही है, जो उसी गांव का है, जो उनका आदमी है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, तो वो चेक करता है कि लोगों की नब्ज क्या है, इस टाइम लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना भाई इसकी सरकार नहीं बनने देंगे, इसकी नहीं काट देंगे, तो उनका किसकी आओगी, फलानी पार्टी की आओगी। तो वो अपने नेताओं को जाके बताता है, तो नेताजी थोड़ा चुनाव से 6 महीने पहले उस पार्टी में चले जाओ जिसमें लोग सोच रहे होंगे। लोग सोचते हैं हमने बढ़ाया, ठीक। रही सही कसर जो है वो ईवीएम निकाल देती है। 2017 के चुनाव में मैं हिमाचल का चुनाव लड़वा रहे थे हम लोग राजा वीरभद्र के साथ। ये 16 में क्या होता है मैं उसकी पूरी कहानी बताता हूं। ये इसलिए आपको समझना जरूरी है कि उतनी गहराई तक हमारे को इनकी समझ में आई, तब जाके समझ में आया कि यार ये तो गेम ही इतना बड़ा है कि अगर इसको लड़ने के लिए लोगों को समझ में नहीं आया तो लोग बेवकूफ बनते ही रहेंगे सदियों सदियों तक। तो किसी ना किसी आदमी को यह बताना पड़ेगा कि मैं इनका हिस्सा रहा हूं, उस लेवल पर हिस्सा रहा हूं कि जहां बैठ के प्लानिंग होती है कि इस इलाके से कितने आदमी खर्च करने पड़ेंगे कि दंगा भड़के, इस इलाके से कितने लोग, किस आदमी को थप्पड़ मारना है, किस आदमी को डांटना है, किसको क्या कहना है। मतलब आपको यह समझ ही नहीं आएगा कि पॉलिटिकल आदमी आपके दिमाग के साथ कैसे खेल रहा है। और बेचारा वो आदमी जो गांव से कभी निकला ही नहीं, उसको तो समझ में आना, तो दूर दूर तक छोड़ दो। आप लोग तो फिर भी थोड़े बहुत एक्टिव हो, तो आप खेल देखते हो कि ये भी ऐसे ही कर रहा है, ये भी ऐसे ही कर रहा है, ये भी ऐसे ही कर रहा है। 16 में जब हमने ये देखा कि ये सारा गेम प्लान सारा मिलके कर रहे हैं, तो हमने बगावत कर दी। हमने कहा अब हम आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। और मैंने अपनी टीम को बोला, मैं एक्चुअली ट्रेनर था, जब हम इलेक्शन मैनेज करते तो बूथ पे कैसे मैनेज करते हैं, वहां पे कैसे मैनेज करते हैं, मैं वो ट्रेनिंग दिया करता था अपने साथियों। तो मैंने अपनी टीम को बोल दिया, बताओ आप में से, मैं तो छोड़ रहा हूं, किसने मेरे साथ आना है। बोले ठीक है। वो बोले क्या करेंगे डॉक्टर साहब, जैसे मान लो अब मैं आप लोगों को कह दूं भाई मैं तो जनता सरकार मोर्चा छोड़ू, मैं नहीं थारे के काम करता, मान लो मैं कह दूं, और जिसने आना हो मेरे साथ आ जाओ। तो इन्हीं में तो कोई एक आदमी पूछ ले, अर्पित पूछ ले कि भाई फिर क्या करेंगे डॉक्टर साहब, कि जो यो काम करने लग रहे ना फ्री में इस पार्टी के लिए, आप पैसे लेके क्या करेंगे। फिर तो बढ़िया, जब यही काम करना जिसमें आनंद आ रहा है तो पैसे लेके करेंगे। तो हमने इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी बना ली। फिर इरादा किया कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को समझेंगे कि कौन सी पार्टी कैसे काम करती है, हुड्डा का काम करने का क्या तरीका है, चौटाला का क्या है, राजा वीरभद्र का क्या है, हनुमान बेनीवाल का क्या है, इधर शेखावत का क्या है, इसका क्या है, और गहलोत का किस तरीके से, यहाँ बीजेपी कैसे काम कर रही है दिल्ली के अंदर, और आम आदमी पार्टी का तो पता ही था हमको।
तो उसके लिए फिर हमने सारे स्टेटों के अंदर, मतलब हिमाचल में भी लड़ा, बीजेपी के साथ भी लड़ा, दिल्ली में भी लड़ा, एमसीडी के भी लड़े, छोटे मतलब लड़वाए बेसिकली कैंडिडेट तैयार करके, और हमको समझ में आ गया वो तेरे की ये गेम है। प्लानिंग क्या चल रही है, इस सीट पर जाटों का दबदबा है। जाट एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है ना, मतलब जहां कश्यपों का है वहां कश्यप, जहां ब्राह्मणों का है वहां ब्राह्मण, जिसका दबदबा है। कैंडिडेट ब्राह्मण दे दिया तो इसके इतने वोट लगभग हैं, इतने ब्राह्मण फलानी पार्टी के साथ हैं, इतने जाट हैं, इतने जिम्मर, इतने चमार, इतने वाल्मीकि, फलानी कैलकुलेशन होती है उनकी सारी कि कितने किस पार्टी में किस आदमी के साथ हैं। तो अब वो कह रहा है कि यहां से अगर 2000 वोट अगर टूट जाती हैं, भले ही हमको ना मिले तो हमको लाभ होता है। तो फिर क्या करते हैं कि जिस, मान लो कांग्रेस पार्टी ने भी किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रखी है जो उसी जात का है या दूसरी किसी जात का है, तो उसकी टिकट कटवाने के लिए उसी के गोत्र के व्यक्ति को 10-1 लाख रुपए पहुंचा देते हैं कि तू इलेक्शन लड़, तू जीतेगा पक्का। और वो फिर मतलब अपना चुनाव में पर्चा भर देता है। उस जात के, उस कौम के आदमी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार अब किसको दें, आधे रिश्तेदार न्यून चले गए, आधे रिश्तेदार न्यून चले गए। कंफ्यूजन में एक खासियत होती है कि कंफ्यूजन में जब भी कोई वोटर आता है वो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ जाएगा। ये नियम है, राजनीति का नियम है। कंफ्यूजन जब होएगी ना तो वो ये कहेगा क्यों वोट खराब करी, ने दे दो। इसीलिए ये लोग आपको अभी आजकल के दौर में क्या रहेगा, विकल्प बताओ। विकल्प में सोचेंगे यार किसको दें, राहुल गांधी को दें, नोट कहेंगे। कांग्रेस कभी नहीं कहेंगे ये लोग, राहुल गांधी कहेंगे। करिश्माई पॉलिटिक्स, यानी एक आदमी का चेहरा चमकना चाहिए, सिर्फ एक आदमी का। कांग्रेस मतलब राहुल गांधी बना दिया इन लोगों ने, है ना। तो आप बोलोगे, आप राहुल गांधी को उससे तो दुखी होगा, इससे दिया था, ठीक। फिर आप कहोगे उसने देवा, केजरीवाल को दें, जो तो उससे भी बड़ा चोर है। नीतीश कुमार को दें, इस घोटाले में, इस घोटाले में, इस घोटाले में फंस रहा, ठीक। किसी और का नाम लोगे, मतलब उनके पास उसका हर जवाब तैयार है। आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं है। आपको आनंदीबेन का 35,000 करोड़ का चावल घोटाला याद नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के 6,000 करोड़ की टॉयलेट खा गया, उसका घोटाले का पता नहीं है आपको। कहां भरे था टॉयलेट, तो इनका भोजन है जैसे सुअर का होया। टॉयलेट घोटाला कितना बड़ा है आपको अंदाजा भी नहीं। मतलब अलग अलग सरकारों के सारे घोटालों का, किसी घोटाले का आपको नहीं पता, क्योंकि अखबारों में छोटी सी कटिंग आई और उसको हमने सहेज के रखा नहीं। तो ये लोग आपको कंफ्यूजन में रखेंगे हमेशा। आपको तो समझ में आ जाएगा, उस जनता को कौन बताने जाएगा भाई। फिर इस गेम को तो, ये गेम तो इतना बड़ा है कि आम जनता को बताने चलेंगे तो वो तो नहीं कहोगे भाई इतना नहीं समझ में आता रे, न्यू बता दे करना क्या है। अब वो पूछेगी करना क्या है, इसका मतलब वो पीछे पीछे वैसे ही चलेगी जैसे उनके पीछे चल रही है, और हमारे पीछे भी अगर वो वैसे ही चलेगी तो हम भी उनका वही हश्र करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़ नहीं चाहिए, हमको सिपाही और सेनापति और नेता चाहिए जिनको हम लोग तैयार कर सके समाज में खड़े होने के लिए। हमको नेता बनने का शौक नहीं है, लेकिन हमको यह समझ में आ गया कि नेता तैयार करने पड़ेंगे और जनता में से करने पड़ेंगे। अगर कोई ये कहता है कि मैं आप लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा, कोई भी कहता है अगर जनता सरकार मोर्चा में से कि हम आपको देंगे, हम करेंगे, तो ये समझ लेना वो 100% फ्रॉड आदमी है। तो मैं अपना रास्ता पहले ही काट रहा हूं। अगर मैंने कभी आपको यह कहा कि मैं करूंगा तो ये समझ लेना कि अब ये लायक नहीं रहा जनता सरकार मोर्चा में पंच पे खड़े होने के। इतना तो कर ही सकते हो। जिस दिन देवेंद्र बलारा ये कहे जनता सरकार मोर्चा में कि मैं लीड करूंगा और मैं आपको समस्या का समाधान दूंगा, तो ये समझ लेना कि वो अब मंच पे खड़े होने लायक नहीं है, खास तौर पे राजनीति में। क्योंकि मेरा मानना क्या है, समाज के अंदर अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। मेरी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि मैं 100% ईमानदार रहूंगा, आप में से कोई नहीं ले पाएगा। ले सकते हो क्या?
लेकिन क्योंकि हमने बड़ी दुनिया देखी है, हम लोग समाज में से अच्छे लोगों को निकालने का काम तो कर ही सकते हैं। मुझे क्या पता पलवल में कौन ईमानदार आदमी है, लेकिन जो पलवल में गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाने का काम करेगा, जो ईमानदारी से लगेगा, अगर आप लोगों को 2 साल में भी समझ में नहीं आया कि ये जनता सरकार मोर्चा के साथियों में कौन बेईमान है कौन ईमानदार है, तो फिर तो भाई कोई फायदा ही नहीं खाम खाई चक्कर काटने का, है ना। तो जिनका जीवन पिछले 10 साल का 5 साल का तपस्या भरा रहा है, समाज में खड़े हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग देकर के अगर कल को हम ये कहते हैं कि इनकी गारंटी जनता सरकार मोर्चा नहीं लेगा, लोग लेंगे, वो लोग तैयार करना कितना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जहां लीड करने के लिए चेहरे चमकने शुरू हो गए वहां गड़बड़ है, समझ लो। फिर उनका गेम प्लान चल रहा है, उनके गेम प्लान को तोड़ना ही जनता सरकार मोर्चा का मकसद है। वो सारी ताकत को खींच करके ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि एक मालिक रहे सबका, और हम कहते हैं कि धरती पर जो आदमी पैदा हो गया उसको सांस लेने का काम, उसको भोजन बनाने का काम, उसकी एक एक सेल के चलाने का काम परमात्मा कर रहा है। तो अगर वो बंदगी करेगा, अगर वो किसी के आगे सर झुकाएगा, तो वो परमात्मा होगा, वो कुदरत होगी, वो प्रकृति होगी, कोई आदमी नहीं होगा। अपनी लड़ाई इस आजादी की है जनता सरकार मोर्चा की। इसलिए अभी हम लोगों का मकसद यह है कि अगर आप 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर अगर ये जान पाए कि आपको कौन से सवालों के जवाब क्या क्या देने हैं, आपसे लोग पूछेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कबाड़ करेंगे, आपको यह भी समझ में आना चाहिए किस आदमी की बात का जवाब देना है, किसका नहीं देना है, कौन सी बात का जवाब कैसे देना है और उसको कैसे किस तरह से करना है। जिस तरह मैं बताऊं, मेरी एक वीडियो के ऊपर नीचे आ गया भाई आएगा तो मोदी ही, एक पर आ गया आएगी तो बीजेपी ही, मैंने बस इतना लिखा मगाई के गू खाना होगी। शब्द गुंडा है, पर मैं इसलिए दे रहा हूं कि उनका सीधा मत्थे में लगी इतना एक ऐस क्या, बस इसका कि जवाब ही नहीं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। हाउ कैन यू डिसाइड कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट इतना ठाड़ा है तो अपने को भी बराबर में जवाब देने वाले लोगों की फौज तैयार करनी पड़ेगी। उनके पास तो हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अमित शाह का डायलॉग नहीं सुना आपने 2019 के चुनाव से पहले, क्या बोलता है मालूम है? 80 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं हमारे पास, हम जब चाहें जो खबर मिनट में फैला सकते हैं। असल में कहना वो चाह रहा था जो चाहे अफवाह फैला सकते हैं, जब चाहे दंगा करा सकते हैं। आपके पास हैं 80 लाख ग्रुपों का तोड़ काटने के लिए, समाज को जगाने के लिए ग्रुप नहीं है भाई। वो किसी को भी बदनाम करने के लिए कोई भी प्रोपेगेंडा चालू कर देंगे, अपने पास काउंटर नहीं है। और हम लोग नहीं कर सकते भाई, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 आदमी नहीं कर सकते। अपने को तो लाखों लोगों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने साथ वाले भाई के लिए चाहिए। ऐसे लोगों की टीम का नाम है जनता सरकार मोर्चा, कि हम आगे नहीं मामला भाई। कुछ चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग अपने सवाल अपने चीजें लिख करके रखिएगा। इन 3 दिन में कोशिश रहेगी कि आपके सवालों के जवाब इस तरीके से दिए जाएं कि आपकी अपनी व्यक्तिगत अगर कोई जैसे लोन से संबंधित या कर्जे से संबंधित या दूसरे विषय पर बात करें वो भी हल हो, समाज में खड़े होने लायक भी हो, और हमको एक दिशा भी मिले कि सच्ची में कुछ लोग हैं जो कुछ समाज के लिए, देश के लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए करना चाहते हैं। तो वो नोट करके रखिएगा। कुछ सवालों के जवाब अगर रह भी जाते हैं तो आपको निराश नहीं होना है। 10 तारीख से 16 तारीख का प्रस्तावित ट्रेनिंग प्रोग्राम है अपना हिमाचल में, रेजिडेंशियल 7 दिन का, यानी जिनके जो सवाल इसमें रह जाएंगे ट्रेनिंग में वो वहां पर होंगे, और वहां से 7 दिन के बाद तैयार होकर के ही योद्धा मैदान में आएंगे। ये अपना मिशन है इसके बाद का। तो अभी आपके और भोजन के बीच में मैं नहीं आऊँगा, भोजन का समय हो रहा है, मुझे इसका आदेश मिला है। बाकी बातें हम लोग भोजन के 5 मिनट और हैं। अच्छा चलो फिर 5 मिनट और बोल देंगे। अगले महीने देख लो कौन सा महीना अगला बोला मैंने, अगले महीने। तो इसमें यह है कि जो मकसद में मैं दोबारा से फिर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी इस ट्रेनिंग का भी मकसद और जनता सरकार मोर्चा के दोनों के मकसद से हम लोग आप लोगों को थोड़ा वाकिफ करा देते हैं। देखिए ट्रेनिंग का तो मकसद यही है
कि आप लोग सारे लोग आपस में जो इस एरिया के हैं, एरिया वाइज ट्रेनिंग करने का पर्पज है। ये आज चौथी ट्रेनिंग है जनता सरकार मोर्चा की। पहली ट्रेनिंग सितंबर 2022 में हम लोगों ने शुरू करी थी अंबाला से। उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग हमने भिवानी में करी और तीसरी ट्रेनिंग हमने करनाल में करी। आज ये चौथी ट्रेनिंग है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की साइड हो जाए और फिर एक हिसार की तरफ हो जाए अगली ट्रेनिंग से पहले, ताकि सभी जिन लोगों के लिए ज़्यादा लंबी दूरी तय करना संभव नहीं है, जैसे कई बार महिलाओं के साथ ये दिक्कत आती है कि उनको शाम को घर वापस जाना ही है, तो उस एरिया के लिए हम लोग ये रख लें। और रखने के बाद का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा समय हो सके आपका काम है यहां पर मौजूद रहना। मौजूद रहकर करना क्या है कि जिनको आप जानते हो उनको तो जानते ही हो, बाकी लोगों को भी जानो, जान करके देखो कि कैसे कैसे लोग हैं यहां। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो एक दूसरे को जानता है, जो समाज के लिए कोड है, जैसे हम क्या कहते हैं, हमारा क्या मानना है कि किसी भाईचारे का पैसा लेके नहीं मारना, वो कलंक है। बैंक का पैसा मारना गर्व की बात है, क्योंकि बैंक ने फ्रॉड करा दी इस देश के साथ इतने सालों से। अभी ये साबित आ गया सारा का सारा। मतलब भाईचारे को खराब करने वाला नहीं, किसी की बहू बेटी की तरफ गलत नजर से देखने वाला आदमी तो नहीं है अपने बीच में, कोई पैसे के लालची तो नहीं है, कोई अपना धंधा चलाने तो आपके बीच नहीं आया। देखो, हम एक दूसरे के साथी हो गए, एक दूसरे के धंधे में सहयोग करेंगे, ये तय है। लेकिन किसी का मकसद ही है कि वो अपना मकसद हल करने के लिए आया है, उसका थोड़े टाइम में पता चल जाता है। पता चल जाएगा तो उसको रखो इतना कि इसको धंधे तक ही रखना है, कि इसको काम का लालच है ना, इसको काम दो, इसको बिजनेस दो, ये सही चीज दे रहा है, इससे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए मरने की टेंशन नहीं लेनी, समझे ना भाई। हमारा क्या है कि हम एक परिवार बना रहे हैं। इस परिवार का मतलब क्या है कि आदमी सबसे पहले जो तड़प आती है वो अपने परिवार के लिए आती है। वैसे तो रोज खबर मिलती है कि पुलवामा में इतने मर गए, फलानी जगह इतने एक्सीडेंट हो गए, फलानी जगह इतने मारे, तो नहीं दर्द आता। पर जब पता लगेगा एक छोरे का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा रहे, एक्सीडेंट तो बहुत हो हैं, लेकिन साथ में कह कि उसका नाम यो था और उसे का छोरा हो, फिर आदमी का कलजा पटना होगा। समझे ना बात? मतलब आदमी को दर्द आता है सबसे पहले अपने परिवार के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक परिवार बना रहे हैं, एक ऐसा परिवार जिसमें यह तय करना मुश्किल ना हो कि इसके लिए तो मरना भी पॉसिबल है। जैसे भगत सिंह ने जान दी, वो अपनी अगली पीढ़ियों के लिए जान दे गया। उसकी तो औलाद भी नहीं थी, उसने तो शादी नहीं की, तो वो क्या सोच रहा था कि अगली पीढ़ी के लिए दें। क्या हमने उसका मान रखा कि हमारा दादा हमारे लिए मर के गया? नहीं रखा। तो एक तरह से अगर हम उसकी उस शहादत का मान नहीं रखेंगे भगत सिंह की, तो इसका मतलब है कि हम उसका अपमान कर रहे हैं। तो आज हम क्या प्लान कर रहे हैं कि भाई जिस आदमी को मालूम ही नहीं है कि तेरे लिए ये लोग लगे हुए हैं, तुम अपने समाज के लिए ये लोग लगे हैं, उसके लिए जान देने का क्या लॉजिक है? उसको तो वैल्यू ही नहीं, इसको कदर ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये एक परिवार बन रहा है, इस परिवार में से किसी आदमी की तरफ आंख उठा के सरकार नहीं देख सकती, इसके लिए फिर अपन जान दे सकते हैं। बाकी के लिए तैयार कर रहे हैं, जितना बड़ा परिवार हो जाए उतना बढ़िया है ना, कि कम से कम ये तो लोग सुरक्षित हो हमारे। सबको नहीं बचाने सकते भाई हम लोग ना, वो तो हर गांव में अपने टीम तैयार होगी, 10-12 लोगों की, एक डेडिकेटेड लोगों की, तो गांव बच गया। फिर ना तो कोई जबरदस्ती बच्चे को इंजेक्शन लगा सकता, फिर ना कोई जबरदस्ती कबाड़ पढ़ा सकता, फिर ना कोई जबरदस्ती का इलाज कर सकता, फिर ना जबरदस्ती का लॉकडाउन लग सकता। देखा होगा आपने, वो एक बंदा था सुभाष संधू, मसूदपुर में, डाटा मसूदपुर, हिसार के गांव में, है ना। अगले ने बुला के 10 लोग 20 लोग और ऐलान कर दिया कि देखो तुम ये ऐसे ऐसे करके क्या फ्रॉड हो रहा है, और मारा दे के लॉकडाउन तोड़ गए। एसपी भी आ लिया, डीएसपी भी आ लिया, पूरी फौज आ ली, उन्होंने पूरा मार्च निकाला गांव में और पकड़ के डीएसपी को घेर के, एसपी को घेर के, तू आया क्यों कर गांव में? कोई चक्कर ही नहीं। पहला लॉकडाउन उन्होंने तोड़ा था, फिर पूरे देश के अंदर क्रांति चली कि अच्छा ये ऐसे हुआ। लेकिन कब? जब वहां जागे हुए लोग होंगे तो। और मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं अपने 20 साल के सामाजिक जीवन के अनुभव के हिसाब से, समाज में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है भाई साहब। आपको बार बार पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि रे सब बेईमान हो रहे हैं, कि सब खराब हैं, सब गंदे हैं। वो आपको ऐसा बताएंगे कि सब बेईमान हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग खोल करके देखेंगे,
अगर आप थोड़ा सा अपनी समझ को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकारों ने, मीडिया ने, लोगों ने और इस तंत्र ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि ईमानदार आदमी चाहते हुए भी ईमानदारी से जीवन ना जी सके, इसलिए उसको कई बार तो बेईमाना करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि गांव में असली जलील गंदे लोग कितने हैं, तो उस पूरे गांव में अगर 4-5 हजार की भी जनसंख्या हो ना, आप 5-6 से ज्यादा नाम नहीं ले सकते कि गंदे लोग कौन कौन है, लिस्ट बनाओ। मतलब आप ये देखो कि भाई गांव के लिए, समाज के लिए गंदे कौन लोग है, उसकी लिस्ट बना के देखोगे तो 5-6 मैक्सिमम 10 लोग। तो 5-4-10 हजार लोगों में अगर 2-4-10 लोग खराब हो गए तो अपने को क्या करना है? 10 गंदे लोगों की बराबरी करने के लिए 10 ही अच्छे लोग चाहिए बस अपने को। एक आदमी को जवाब देने के लिए एक आदमी, सिर्फ मारने पीटने के लिए नहीं, जवाब ही देना, उसने बोलना है। तो गलती कहां हुई समाज से कि शरीफ आदमी ने बोलना छोड़ दिया, ईमानदार आदमी ने बोलना छोड़ दिया। अपना अगला काम है गांव के उस शरीफ और ईमानदार आदमी को यह एहसास दिलाना कि तेरी चुप्पी इस देश की बर्बादी का कारण है, तो तेरे को बोलना होगा। बोलने से काम ना चले तो चिल्लाना होगा, और चिल्लाने से काम ना चले तो दहाड़ना होगा, लेकिन बोलना होगा अपनी अगली पीढ़ी के लिए। यह अपना काम है, यह अपना दूसरा काम है। मतलब अपने लोग किन के लिए हमने मरना है, किन को हमने तैयार करना है, समाज के लिए हमको क्या करना है, कैसी व्यवस्था बनानी है, इस पे लगातार चिंतन करना। मेरा तो देखो ये मकसद है कि मैं जीवन भर इस पे चिंतन करता रहूं। और मेरा क्योंकि कोर एरिया एजुकेशन का है, तो मेरा अपना मकसद जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने का सिर्फ एक है भाई साहब। और इसलिए मैं ये कहता हूं, अपना मकसद जरूर तय करना कि आप यहां जुड़े क्यों हो। अगर आपका मकसद है राजनीति करना, अगर आपका मकसद है एमएलए बनना, एमपी बनना, जिला पार्षद, सरपंच बनना, तो बनिए। हम चाहते हैं आप बने, मेरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जनता सरकार मोर्चा किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम लोग जैसे एजुकेशन की विंग बनाएंगे, ऐसे हम लोग हेल्थ की विंग बनाएंगे, ऐसे हम लोग खेती की विंग बनाएंगे जो खेती पर काम कर रहे हैं। समाज को प्योर ऑर्गेनिक चीजें देने का काम करेंगे, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, कि वो कबाड़ ना खाएं, वो खेतों में कबाड़ ना डालें, केमिकल्स ना डालें। वो अगर अपने बच्चों को खिलाएं तो ढंग का खिलाएं, संस्कार दें तो ओरिजिनल संस्कार दें, ऑर्गेनिक संस्कार, जिनको हम लोग अपने मतलब जो सबके लिए हों, ऐसे संस्कार दें। तो इसी तरह से अगर कल को राजनीतिक विंग बनती है तो आप लोगों का उसमें स्वागत रहेगा, जिसको राजनीति करनी है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आज तो देश की क्रांति के लिए खड़ा होकर के कहें कि नहीं हमको चुनाव नहीं लड़ना है, कल को 1 लाख लोग सामने आए तो फिर उस अंदर का विधायक जाग उठे। वो नहीं, आप डिसाइड करो, आप उसके हिसाब से समाज में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि मैंने इन लोगों को पॉलिटिकली इस तरीके से लेके चलना है, तो आप वैसे चलिए, मुझे नहीं करना है। मेरा मकसद ये है जनता सरकार मोर्चा में जुड़ने का। मेरे पास एक विद्या है जिसकी मदद से हम हर बच्चे का टैलेंट पता लगा सकते हैं, उसको रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। तो 2025 में मैं इस योजना पर निकलूंगा 1 जनवरी 2025 से, कि हम लोग एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करने पे काम करेंगे जिसमें हर गांव के अंदर हर बच्चे के लिए 100% रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो सके। ये मेरा मकसद है बेसिकली आपके साथ जुड़ने का। समझ गए ना? मतलब मेरा और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। तो आप लोगों ने बड़े मतलब इत्मीनान, आप आए हैं इतने शानदार तरीके से। आपका एक ही काम है अब कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों से बात करिए, पहचानिए। कोई आदमी हमारे बीच में गलत आया हुआ है तो हमारे को मैसेज दीजिए, बताइए, ताकि हम लोग उससे सचेत रहें अगर आपको लगे कि यह आदमी ऐसा है। क्योंकि कम से कम ये ट्रेंड लोग कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनके लिए हम छाती ठोक कर ये कह सके कि यह आदमी हमारी उस ट्रेनिंग से गुजरा हुआ आदमी है, ये गलत नहीं कर सकता समाज के अंदर। इसकी इतना तो हो ना, है कि नहीं? तो आप लोग आपस में जितना समय ज्यादा बिताएंगे, एक दूसरे को ज्यादा जानेंगे, जितना एक दूसरे को ज्यादा जानेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े होने की हिम्मत उतनी ज्यादा होगी, एक दूसरे से ऊर्जा लेंगे। मुझे डर लगेगा, मैं आपको पुकारूंगा, आपको डर लगेगा, आप हमको पुकारेंगे, और ऐसे हिम्मत करेंगे कि अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे सामने बहुत सारे केसेस हुए, किसी की गाड़ी छीनने का केस हुआ, किसी को थाने में बुलाने का केस हुआ। अभी हमारा रणबीर है अपना मित्र गोहाना वाला, पुलिस वाले ने बिना मतलब उसको पकड़ के थाने में ले गया।
मतलब जैसे ही मैसेज पहुंचा, पानीपत की टीम 15 मिनट के अंदर थाने के अंदर थी। एसपी, डीएसपी और एसएचओ को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। भाई साहब हाथ जोड़ के माफी मांग के और पीछा छुड़ा, सारे बैठ गए वहीं पे जाकर के, अपने को क्या। इसी तरीके से जहां भी किसी के साथ गलत होगा अपने साथियों में से अपन लोग खड़े हो जाएंगे कि कम से कम ऐसे नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं चलेगी, खाम खाएगा नहीं। जो देखो, अगर आदमी गलत है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आदमी सही है और उसके ऊपर खाम खाई की चौधर जमाने के लिए अगर ऐसा कुछ करेंगे फिर बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए अपने साथ वो अच्छे अच्छे लोगों की एक टीम तैयार बना के हम एक बड़ा कार्य और एक बड़ा परिवार बनाएं, इस उम्मीद में हम लोगों ने ये ट्रेनिंग का सेशन शुरू किया है। तो आप लोग कम से कम समय बाहर बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ बिताएं। हो सकता है आपको सुनने में कोई बोरियत महसूस हो, लेकिन मान लो 10 बातों में बोरियत महसूस होगी तो एक तो काम की निकल के ही आएगी, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होगा मैं आपको बताऊं, अगर आपका हेल्थ का एरिया है, मान लो आपको हेल्थ पे काम करना अच्छा लगता है, तो जब खेती वाला बात करेगा तो आपको बोरियत लगेगी। फिर आपका खेती का एरिया, आपने कभी खेती नहीं करी है तो आपको खेती वाली चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको अपने बच्चे से रिलेटेड बात हो, आपके अपने लोन की, आपने किसी कर्जे की या किसी चीज पे मुद्दा हो, उस टाइम पे आपको ऐसा महसूस होगा कि ये बोरियत है यार, ये मेरे काम की बात नहीं है। लेकिन कोई ना कोई बात तो निकल के आ ही जाएगी आपके काम की भी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि ये 3 दिन आपके वेस्ट होंगे। आपको एक नया परिवार मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे, एक नई ऊर्जा मिलेगी। हम आपसे ऊर्जा लेंगे, आप हमसे ऊर्जा लेंगे। ऐसी उम्मीद में मैं अपनी अभी के लिए बात खत्म करता हूं और आप खाने के लिए तैयार रहिए। फिर हम सेशन के बाद बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।